अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 9 एंड 10 में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत सारी किताबों के CS के लेक्चर्स वगैरह बनाता रहता हूं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी ये शॉर्ट लेक्चर्स हासिल कर लीजिए। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द पैराडॉक्स ऑफ रिजर्व्ड प्रोडक्टिविटी। इसमें सबसे पहले है कि हमने किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है। जैसे अब एक सॉफ्टवेयर को ही ले लें तो सॉफ्टवेयर की हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है, कौन से तरीके से करनी है, कौन सी वर्जन से करनी है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे है एक असम्बलर वर्जन है, उसके बाद एक C++ वर्जन है। तो असेंबली लैंग्वेज को आप सब जानते हैं कि ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे इंसानों का समझना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इंसान जो है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और जो असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंसान के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। मतलब कि इंसान जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी यूज़र जो भी कंप्यूटर का, वो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है और जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो अब इन दोनों में अगर हम प्रोडक्टिविटी करेंगे, सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अभी देखेंगे कॉस्ट और टाइम के हवाले से। तो ये सबसे पहले इसमें है सोर्स कोड साइज़। अब अगर हम इसमें सोर्स कोड का साइज़ रखेंगे तो उसमें कितने करैक्टर्स वगैरह आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो करैक्टर आएंगे वो तकरीबन 100,000 होंगे। तो अगर C++ वर्जन में हम लेके आएंगे तो वो ओनली 25,000 रह जाएंगे। ये सारे का सारा टेबल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया कि असम्बलर में कितना ज़्यादा हमें नुकसान होता है अपनी कॉस्ट का भी और अपने साइज़ का भी। किसी भी चीज़ की डिज़ाइन का, कोडिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का या मैनेजमेंट के हवाले से इन सारी की सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खपत होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए बहुत ही आसान हैं। तो यही मतलब है रिजर्व्ड प्रोडक्टिविटी का। तो उसके बाद है इंटरनल लॉजिक फाइल्स। एन इंटरनल लॉजिकल फाइल ILF इज़ अ यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। आपको मैं ये बताऊं कि जो ILF है वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। वो हमारी फाइल्स होती हैं और जो डाटा होता है जो एक यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप में, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को रिलेटेड जो यूज़र के पास डाटा होगा उस एप्लीकेशन का, ये हमारे पास ILF कहलाएगा, यानी कि इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन ILF इज़ टू होल्ड डाटा। इसका काम यही है कि ये होल्ड करता है डाटा को मेंटेन्ड थ्रू वन और मोर एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस के ज़रिए ये प्राइमरी डाटा को होल्ड करता है ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग काउंटेड, इसी एप्लीकेशन का जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। एंड external file EIF is a user identifiable group of logically related। इसमें भी सारे का सारा वही चीज़ है कि ये हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और जो हमारे रिलेटेड डाटा होता है हमारी एप्लीकेशन के, हमारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो डाटा होता है, सॉफ्टवेयर की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उन डाटा को ये मेंटेन करता है और इसे प्राइमरी अपने अंदर स्टोर करता है एलिमेंट्री प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, दिस मीन्स एन EIF यानी कि एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स फॉर एन एप्लीकेशन मस्ट बी इन एन ILF
इन अनदर एप्लीकेशन। इसकी आपको अगली एग्जांपल में समझ आएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास EIF है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरफेस फ़ाइल, और ये इंटरनल लॉजिकल फ़ाइल है हमारे पास। तो अब आप इसमें ये देख लें कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्ट क्या है। जो हमारे पास एक्सटर्नल फाइल्स होंगी, इंटरफेस फाइल्स, वो हमारा इनपुट जो है वो इंटरनल लॉजिकल फ़ाइल को देंगी। तो इंटरनल लॉजिकल फ़ाइल ने इसके अंदर जो इनपुट आएगा उस पर प्रोसेस करके या रीड करके, राइट करके, जिस तरह भी उस डाटे ने कंप्लीट होना है उसे कंप्लीट करके आउटपुट की फॉर्म में ये दोबारा एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल को वापस कर देगी। तो उसके बाद है यूज़र आइडेंटिफाइएबल। द टर्म यूज़र आइडेंटिफाइएबल रिफर्स टू डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोसेस। ये जो यूज़र आइडेंटिफाइएबल है ये एक टर्म है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करता है जो प्रोसेस में इस्तेमाल होनी होती हैं, एंड और ग्रुप्स ऑफ डाटा दैट आर एग्रीड अपॉन। ये ग्रुप ऑफ डाटा को भी होल्ड करता है, एंड अंडरस्टूड बाय बोथ द यूज़र्स एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर और यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ डाटा दैट इन्फ्लुएंस एन एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग काउंटेड। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का ओवरऑल मतलब यही होता है कि किस तरह से हमारा कब और कितना डाटा किस प्रोसेस से गुजरेगा, स्पेसिफिक प्रोसेस से कब गुजरेगा, कैसे गुजरेगा और क्या गुजरेगा, हमारा किस तरह से कोई प्रोसेस होगा। इन मतलब ये कि इंफॉर्मेशन को हर तरह से कंट्रोल करने का नाम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एलिमेंट्री प्रोसेस। एन एलिमेंट्री प्रोसेस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र, जो यूज़र की मदद करता है किसी भी प्रोसेस में। तो आज की हमारी इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।